स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि अभी दुबई के अंदर जो यूएन क्लाइमेट समिट हुआ था, जिसको COP28 बोला गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल हुए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर एक वहां से ये आई है कि भारत ने यू टर्न लिया है ग्रीन एनर्जी प्लेज को लेकर। ये आप देख सकते हो, इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग ऑन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज एट COP28 ओवर कोल फेज आउट टर्म्स। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आखिरकार भारत, और सिर्फ भारत नहीं, चाइना भी यहां पर इस प्लेज में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो इसका कारण क्या है? आज भी भारत कोयले के ऊपर क्यों इतना डिपेंडेंट है, रीजंस क्या क्या हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और स्पेशली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली 2024 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए SIP प्लस वाला जो बैच है, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम, वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस इफ यू वांट टू क्रैक प्रीलिम्स इन 2024। और इसके अलावा अगर आप पूरा बैच चाहते हो यूपीएससी का, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको तैयारी कराया जाए, तो ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय अगेन यूजिंग दिस कोड, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और सभी के जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, चल क्या रहा है। बताया ये जा रहा है कि यहां पर ग्रीन एनर्जी प्लेज को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एक प्लेज साइन करना था भारत की तरफ से, लेकिन भारत ने इसमें साइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसके अंदर ये जो प्लेज है, इसके अंदर कोयले की भी बात कही गई है। और यह कहा गया है कि कोयले का जो यूज है उसको धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन भारत का कहना है कि अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम कोयला को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन इसमें आप देख सकते हो लगभग 118 देशों ने, जिसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, ब्राजील, नाइजीरिया, बारबाडोस, ये सभी शामिल हैं, उन सभी ने इसको एंडोर्स किया है और कहा है कि 2030 तक, 2030 तक जो ट्रिपल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी का एम है वो यहां पर हम लाएंगे। मतलब कि इस समय जो भी दुनिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रिपल किया जाएगा बाय 2030। तो देखो, भारत एक तरह से ये कह रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी लाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन आप अगर हमसे ये कहो कि हम कोयले का यूज ही खत्म कर दें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अब ये एग्जैक्टली प्लेज के अंदर आप देखोगे ना, तो यहां पर यही चीज मेंशन किया गया है। प्लेज के अंदर बोला गया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रिपल करना है, जो कैपेसिटी है पूरे दुनिया भर में, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो कोयले का यूज है इसको फेज आउट करना है। देखो, हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम कोयले को यूज को थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप हमसे कहते हो फेज आउट करने के लिए, तो वो हमसे पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी भारत, अगर आप देखोगे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो कोयले के ऊपर बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हमें लगता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो कोयले का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। और इनफैक्ट यहां पर जो लीना नंदन है, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की, उनकी तरफ से यहां पर बयान आया था कि इंडिया, व्हाइल बीइंग कमिटेड टू एक्सपैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, would not be bound by restrictions on what kind of energy sources। मतलब कि हम जो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं वो कौन से सोर्स से ले रहे हैं, वो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का बाउंडेशन नहीं लगाया जा सकता। अब देखिए, ये जो चीज है ना, ये कई लोगों के लिए सरप्राइज के तौर पर आया, क्योंकि यहां पर क्या था कि जब G20 की प्रेसिडेंसी हुई थी भारत की, अभी आपको याद होगा नई दिल्ली के अंदर बहुत सारे जो प्रतिनिधि हैं दुनिया भर के वो आए थे, तो उस समय भारत ने कमिट किया था कि हम ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लाने की कोशिश करेंगे, वो प्लेज करेंगे, हम यहां पर उसको साइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब यहां पर भारत इससे पीछे हट गया है। और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज है कि भारत ने कमिट किया हुआ है कि 2030 तक हमारा जो भी यहां पर जो भी सोर्सेज होगा एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, वो 50% हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे और 2070 आते आते 100% रिन्यूएबल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये भारत ने कमिट किया है। तो ये जो कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं यहां पर कॉन्ट्रास्ट में देखने को मिल रहा है, जो भारत ने अभी साइन नहीं किया है। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले यह है कि भारत में एनर्जी डिमांड
किस तरह से बढ़ती जा रही है। देखो मैं आपको बता दूं, बहुत तेजी से सर्ज हो रहा है। इनफैक्ट 2022 की अगर हम बात करें तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, पावर जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है ना, वो 8% बढ़ी है। अब 8% बढ़ी है, इसको मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करता हूं। जो पूरा एशिया पैसिफिक रीजन अगर आप देखोगे, इंडो पैसिफिक रीजन कहिए, तो वहां पर लगभग 4% के आसपास बढ़ोतरी हुई है एनर्जी डिमांड की, लेकिन भारत में 8% हुई है। जितना हमने 2021 में डिमांड किया था उससे 149 टेरावाट आवर्स ये हमने और ज्यादा डिमांड किया था। और पहला 2 महीना, अगर 2023 का पहला 2 महीना जनवरी फरवरी अगर आप देखोगे तो हमारा जो डिमांड है वो 10% के आसपास जंप हुआ है। मतलब ये साफ दिखाता है कि भारत के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और इसका सबसे मेन रीजन जो है वो है हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम बात करते हैं ना कि यहां पर जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने तो पहले बहुत कोयले का इस्तेमाल किया और अपने देश को डेवलप कर लिया, लेकिन वही चीज अब भारत यहां पर करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो भारत में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी में सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर यहां पर अगर हम बात करें घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किया जाता है, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है उसका 1/4 ये घरों में इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो 1/6 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट यहां पर भारत जो है वो अगले 30 सालों में सबसे लार्जेस्ट एनर्जी डिमांड ग्रोथ देखने वाला है। मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी भी देश के अंदर किसी भी रीजन को अगर आप लोगे तो वो भारत है, जहां पर अगले 30 सालों में सबसे ज्यादा एनर्जी की डिमांड ग्रोथ होने वाली है। ये भारत नहीं, ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा निकाला जाता है उसके अंदर ये कहा गया था। इनफैक्ट यहां पर जो देश की रिक्वायरमेंट है घरों के अंदर, जो एयर कंडीशनर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, क्योंकि आजकल आप देखते होगे पहले तो एसी बहुत ज्यादा लग्जरी के तौर पर देखा जाता था। आज के डेट में आप देखोगे जो एयर कंडीशनर एसी है वो लगभग काफी सारे घरों में देखने को मिलता है। तो क्या है कि ये एसी की रिक्वायरमेंट और होने वाली है। तो आप देख सकते हो 2050 आते आते भारत में 9 फोल्ड इसकी डिमांड होगी। मतलब एसी में जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किया जाता है वो 9 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये क्या दिखाता है कि भारत में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट पूरे अफ्रीका में जितना इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा उसका टोटल कंजम्पशन आपको भारत में अकेले देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको समझना चाहिए कि भारत में कितना तेजी से एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि जब हमारा एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, तो हमारी कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है वो मैं अब आपको बता देता हूं। देखो यहां पर कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी कहीं ज्यादा है। क्या हुआ है कि यहां पर जो कोयले का प्रोडक्शन है वो हमने ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि जब कोयला ज्यादा प्रोडक्शन होगा हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल 2021-22 में अगर आप देखोगे जो कोयले का रिक्वायरमेंट था हमारा वो हो गया था 778 मिलियन टन, जो कि 2022-23 में आप देखिए 14% बढ़ा है और ये हो गया है 893 मिलियन टन। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कोयले के प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो भारत ने सेट किया है 2024-25 में 1.3 बिलियन टन का, और 2030 आते आते हमारा एम है कि कोयले का प्रोडक्शन भारत में 1.5 बिलियन टन किया जाए। लेकिन क्वेश्चन यह है कि आखिरकार भारत कोयले को ही इतना इस्तेमाल क्यों कर रहा है अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए? क्यों नहीं हम और ज्यादा सोलर एनर्जी, क्यों नहीं हम और ज्यादा विंड एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी, हम क्यों नहीं उसकी तरफ बढ़ सकते, या फिर हाइड्रो पावर एनर्जी की तरफ क्यों नहीं बढ़ सकते? हम कोयले को ही ज्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो इसका सबसे मेन कारण यह है कि कोयला ही हमारे पास सबसे वायबल ऑप्शन है। मतलब आप भले ही कह लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी से हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें, लेकिन जो सबसे रिलायबल एनर्जी होती है आज के डेट में भारत के पास वो कोयले से ही है। और इसका मैं 4 कारण बताता हूं, मतलब कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इसके मैं 4 कारण बताता हूं। सबसे पहला कारण, यहां पर भले ही हम कह लें कि रिन्यूएबल जो एनर्जी की कैपेसिटी है वो भारत में बढ़ रहा है, लेकिन इट इज नोवेयर नियर द मीटिंग रिक्वायरमेंट। मतलब जितना हमें रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का और उसके जितना रिन्यूएबल एनर्जी हम कहीं पर भी दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। करेंटली अगर आप देखोगे जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन होता है देश के अंदर, जितना भी प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सिर्फ 22% ही ऐसा है जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से आता है। विंड, सोलर, ये सारी चीजों से आता है, हाइड्रो पावर, ये सब मिला दो। और फॉसल फ्यूल से, मतलब कोयला वगैरह जिसमें सबसे ज्यादा कोयला ही होता है, उससे 75% हमारा पावर सप्लाई किया जाता है। आप सोच के देखिए 75% लगभग हम फॉसल
फॉसल फ्यूल से एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये इसी की वजह से कोयला हमारे लिए सबसे वायबल ऑप्शन है इस समय। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं, और वो ये है कि रिन्यूएबल्स आर नॉट रिलायबल सोर्स ऑफ पावर जनरेशन। कल के डेट में अगर मान लो सूरज नहीं है, मतलब कि अगर मान लो विंटर के समय स्पेशली आपने देखा होगा सनलाइट कम पड़ती है, तो सनलाइट कम पड़ेगी तो अचानक से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो क्या होगा, गिर जाएगा। तो क्या हमारी इकोनॉमी ठप पड़ जानी चाहिए उस समय के लिए? नहीं, राइट। तो ये कई सारे कारण हैं। अगर मान लो विंड नहीं चला कुछ समय के लिए, हवा नहीं चल रही है तेज से, तो विंड एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस होगा? तो यहां पर क्या है कि जो नेचुरल फैक्टर्स है ना, उनके ऊपर डिपेंडेंट है रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसकी वजह से हम कंप्लीट डिपेंडेंसी उनके ऊपर नहीं रख सकते। टू एंश्योर, अगर मान लो यहां पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है रिन्यूएबल एनर्जी से, हमें उसको स्टोर करके रख लेना चाहिए। अब स्टोरेज में क्या है कि इतना आसान नहीं है आपको स्टोरेज फैसिलिटी बनाना। 60 गीगावाट ऑफ बैटरी स्टोरेज अगर हमें चाहिए, तो यहां पर जो प्रॉपर लिथियम से लेकर आपको पता ही है कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहां पर एनर्जी स्टोरेज बनाने के लिए, बैटरी बनाने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि इतना आसान अभी शॉर्ट टर्म में नहीं होने वाला। फिर तीसरा है जो कि लोग कहते हैं हाइड्रो पावर को लेकर। देखो, हाइड्रो पावर के अपने खुद के कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। वैसे अगर आप देखोगे भारत में और स्पेशली हिमालयन रीजन में, क्योंकि थोड़ा सा जहां पर उतार चढ़ाव होता है, पहाड़ी इलाका, वहीं पर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, राइट। तो भारत जो है हिमालयन रीजन में अभी कंस्ट्रक्शन कर रहा है और सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। लेकिन वहां पर आपने देखा होगा कि कई सारे इकोलॉजिकल कंसर्न रेस किए गए हैं। यहां पर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, कई सारे विरोध भी देखने को मिले हैं, प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं कि एनवायरमेंट को काफी नुकसान हो रहा है। और अगेन यहां पर आपको समझना है कि अगर हमें उसको रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी बनाना है हाइड्रो पावर को, तो हमें एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और यहां पर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आवश्यकता होगी उसमें निवेश करने के लिए। फिर चौथा जो आखिरी कारण है वो है आपका, कुछ लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी की तरह हम क्यों नहीं जा रहे हैं। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी अगेन इतना आसान नहीं होता है उसको सेटअप करना। ऑल्दो भारत ने कई सारे कदम लिए हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाएं, और लगाए भी गए हैं, लेकिन आप देख सकते हो 2021-22 में जो लोकसभा में स्टेटमेंट दिया गया था उसमें बताया गया कि जितना भी प्रोडक्शन होता है हमारा न्यूक्लियर पावर का, वो उसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसका सिर्फ 3.1% ही हम न्यूक्लियर पावर से जो है प्लांट से हम जनरेट करते हैं। तो अगेन यहां पर आपको समझ में आया होगा कि हम कोयले के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है, और इसीलिए कंक्लूजन यहां पर यही निकलता है कि भारत आगे आने वाले समय में कोयले का इस्तेमाल और ज्यादा करता जाएगा। भले ही हम रिन्यूएबल एनर्जी और प्रोडक्शन करें, लेकिन जिस तरह से हमारा डिमांड बढ़ रहा है ना, उसको देखते हुए हम कोयले को खत्म नहीं कर सकते। और इंडिया का एम यही है कि 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक लाना, जो कि बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी करंट में आप देखोगे जितना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, हम 180 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करते हैं, और इसको 500 गीगावाट ले जाना, इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी कि क्यों भारत ने यहां पर जो क्लीन एनर्जी प्लेज है उसको साइन नहीं किया। और इसके अलावा यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आप बता सकते हो, एनर्जी सोर्सेज दैट डू नॉट इंक्रीज कार्बन एमिशन, इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, स्पेशली आज से हमारा एसआईपी स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस इफ यू वांट टू क्रैक प्रीलिम्स 2024। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।